नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, आज के समय अगर हम इंटरनेट खोलेंगे तो आपको बार बार एक समाचार दिखाई देगा कि चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर अ पोस्ट पुतिन रशिया। यानी चीन अब उस रूस की तैयारी कर रहा है जहां शायद व्लादिमीर पुतिन सत्ता में ना हो। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजिंग अब केवल व्लादिमीर पुतिन के साथ ही रिश्ते मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि रूस के उन नेताओं, अधिकारियों और सत्ता के संभावित केंद्रों के साथ भी संबंध बना रहा है जो भविष्य में रूस का नेतृत्व कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या चीन के पास कोई ऐसी जानकारी है जो दुनिया में किसी को नहीं पता? क्या पुतिन के युग का वास्तव में समाप्ति होने वाला है? क्या रूस अब चीन के जूनियर पार्टनर के रूप में जो है वो बन चुका है? और अगर ऐसा होता है तो भारत, नेपाल और दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? साथियों, आज हम किसी सोशल मीडिया पोस्ट की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों की और जियो पॉलिटिक्स में उसकी सच्चाई की, जो आने वाले वर्षों तक एशिया की राजनीति तय कर सकती है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी विचार है वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। चीन पुतिन की मौत की तैयारी कर रहा है, क्या भारत और नेपाल पर इसका असर पड़ेगा? आपके स्क्रीन पर साथियों द वॉल स्ट्रीट जर्नल की कटिंग है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पुतिन वॉज जिंग रोल मॉडल, नाउ ही इज द जूनियर पार्टनर। यानी कि हमने जो ये आर्टिकल लिया है द वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसने अपने एक विस्तृत रिपोर्ट में दावा किया है कि चाइना इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर रशिया आफ्टर पुतिन। यानी केवल व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व की बात नहीं हो रही है। चीन केवल व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व वाले वर्तमान रूस के साथ ही अपने संबंध मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि वह उस संभावित रूस के लिए भी रणनीति तैयार कर रहा है जो भविष्य में पुतिन के बाद उभर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग ने हाल के वर्षों में रूस के केवल राष्ट्रपति कार्यालय तक ही अपने संपर्क को सीमित नहीं रखा। उसने रूस के वरिष्ठ नौकरशाहों, सुरक्षा प्रतिष्ठान, सरकारी संस्थान, क्षेत्रीय सत्ता के केंद्र और उन प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ भी संवाद बढ़ाया है जो भविष्य में रूसी सत्ता संरचना का हिस्सा बन सकता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि रूस में कभी नेतृत्व परिवर्तन होता है तो चीन किसी अनिश्चितता का सामना नहीं करना चाहता। उसकी कोशिश यह है कि उसके रणनीतिक संबंध किसी एक व्यक्ति पर निर्भर ना हो, बल्कि पूरे रूसी सत्ता तंत्र तक उसकी पहुंच बने रहे। लेकिन यहां एक तथ्य स्पष्ट कर देना आवश्यक है। यह चीन की आधिकारिक नीति या सार्वजनिक घोषणा नहीं है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो खोजी रिपोर्ट है, जो वर्तमान और पूर्व अधिकारियों तथा विषय से जुड़े जानकार सोर्स के आधार पर प्रकाशित की गई है, उसी से यह पूरा का पूरा मैटर आज का तैयार है। इसलिए इसे चीन के आधिकारिक रुख के बजाय एक विश्वसनीय मीडिया आकलन के रूप में देखना चाहिए। फिर भी जब वैश्विक प्रभाव रखने वाला कोई प्रतिष्ठित समाचार संस्थान ऐसा दावा करता है तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में उसकी गंभीरता से समीक्षा होती है। और यहीं से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या चीन वास्तव में पोस्ट पुतिन रूस की तैयारी कर रहा है या एक दीर्घकालिक रणनीतिक जोखिम प्रबंधन है? और इसी प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें चीन रूस संबंधों के पिछले एक दशक के इतिहास और वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों का विश्लेषण करना होगा। कि क्या चीन पुतिन के बाद की तैयारी कर रहा है, तो इस पर हम बात करेंगे। साथियों, एक और आपकी स्क्रीन पर मैं न्यूज की कटिंग 20 मई 2026 का दिखा रहा हूं जिसमें है पुतिन सीक्स अ बुश फ्रॉम जिंग इन अ बीजिंग एज अ वार एफर्ट फाल्टर्स, रशियन लीडर अराइव्स इन चाइनीज कैपिटल आफ्टर ट्रम्प समिट, यूक्रेनियन स्ट्राइक ऑन मॉस्को। चलिए इसको भी लेकर हम आगे बढ़ते हैं और यहीं से थोड़ा सा कहानी को और बढ़ाते हैं कि चीन को इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। और यहीं से पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक पहलू जो है वो शुरू होगा। साथियों, कई वर्षों तक व्लादिमीर पुतिन केवल रूस के राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि एक ऐसे नेता माने जाते थे जिन्होंने राजनीतिक स्थिरता, सत्ता पर मजबूत नियंत्रण और पश्चिमी दबाव के बावजूद अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखे। पश्चिमी रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सी जिनपिंग ने पुतिन के नेतृत्व मॉडल का लंबे समय तक अध्ययन किया है। एक ऐसा मॉडल जिसमें मजबूत केंद्रीकृत सत्ता, राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता और पश्चिमी प्रभाव का प्रतिरोध प्रमुख तत्व थे। लेकिन वर्ष 2022 में यूक्रेन युद्ध ने पूरे समीकरण को बदल दिया। रूस पर अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान और अन्य पश्चिमी देशों ने अभूतपूर्व आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंध लगाए। रूसी बैंक को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से अलग किया गया। ऊर्जा निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए। सैकड़ों बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने रूस में अपना कारोबार सीमित किया या पूरी तरह से बंद कर दिया। यूरोप, जो दशकों तक रूस का सबसे बड़ा व्यापार बाजार था, उसने भी अपनी निर्भरता तेजी से कम करनी शुरू कर दी। ऐसी परिस्थिति में रूस के सामने सबसे बड़ा विकल्प चीन बनकर उभरा, जो कि ऊर्जा निर्यात हो, व्यापार हो, प्रौद्योगिकी हो या वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था हो।
लगभग हर क्षेत्र में मॉस्को की चीन पर निर्भरता पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गई और यहीं से दोनों देशों के संबंधों का शक्ति संतुलन बदलने लगा। एक समय ऐसा भी था साथियों जब रूस और चीन को लगभग समान रणनीतिक साझेदार माना जाता था। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार ऐसी स्थिति बनी कि जहां कई पश्चिमी विश्लेषकों ने चीन को इस साझेदारी में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली पक्ष के रूप में देखना शुरू किया। और इसी संदर्भ में अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को देखा जाए, जो व्लादिमीर पुतिन कभी शी जिनपिंग के लिए एक मजबूत और प्रभावशाली नेतृत्व का प्रतीक माने जाते थे, आज वही रूस अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और आर्थिक दबाव के कारण चीन पर पहले से अधिक ज्यादा जो है वह निर्भर दिखाई देता है। यानी चीन अब केवल वर्तमान रूस को नहीं देख रहा है, यह ये भी आकलन कर रहा है कि यदि भविष्य में रूस की राजनीतिक संरचना बदलती है तो उसके दीर्घकालिक रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी हितों की रक्षा कैसे सुनिश्चित किया जाए। और यही इस रिपोर्ट का केंद्रीय बिंदु है, यानी कि दोस्ती है या मजबूरी, इसी पे चर्चा आगे बढ़ रही। साथियों, अब इस पूरे बहस को भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से समझते हैं। जियोपॉलिटिक्स में स्थायी दोस्त नहीं होते, केवल स्थायी राष्ट्रीय हित होते हैं। 2022 में यूक्रेन युद्ध से पहले रूस का सबसे बड़ा ऊर्जा व्यापार यूरोप था। प्राकृतिक गैस की बात करें, तेल का बड़ा हिस्सा अगर हम बात करें तो यूरोपीय देशों से जाता था। लेकिन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंध लगे, यूरोप ने रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता तेजी से घटाई और अमेरिका, नॉर्वे और कतर जैसे देशों से आयात बढ़ाया। ऐसी स्थिति में रूस के सामने सबसे बड़ा विकल्प चीन जो है वो बनकर उभरा। आज चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। रूसी बाजारों में चीनी कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, औद्योगिक उपकरण तेजी से पश्चिमी कंपनियों की जगह ले चुके हैं। ऊर्जा क्षेत्र में भी पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो यह एक दीर्घकालिक गैस समझौते और बढ़ते तेल व्यापार ने दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को पहले से अधिक मजबूत बना दिया। आइए थोड़ा सा और आर्टिकल्स हम देखें। यूक्रेन युद्ध ने सब कुछ जो है वो बदल दिया है। व्हाट इज रशिया पावर ऑफ साइबेरिया टू नेचुरल गैस पाइपलाइन चाइना, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो फर्स्ट सेगमेंट के लिए जो है वो इस पर साइन कर रहे हैं। पावर ऑफ साइबेरिया टू पाइपलाइन क्या है, जो कि रशिया से चाइना यानी कि यमल से जो बीजिंग के लिए बनाई गई थी। तो हमने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो दीर्घकालिक गैस समझौते और बढ़ते तेल व्यापार ने दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया। यानी आज चीन रूस के लिए केवल एक रणनीतिक साझेदार नहीं बल्कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक लाइफलाइन बन चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो कि बात कर रहा है तो यहां जूनियर पार्टनर कह रहा है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। मैंने इसे आर्टिकल को पहले ही से ही आपके सामने रखा था, लेकिन एक बार फिर से मैं उस आर्टिकल को आपके सामने रखूं जहां जूनियर पार्टनर की बात हो रही थी। पुतिन वाज जिंग रोल मॉडल, नाउ ही इज द जूनियर पार्टनर। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस रिपोर्ट का जो सबसे चर्चित बात है, साथियों वॉल स्ट्रीट का जो ये आकलन है, ये रूस और चीन के संबंध पूरी तरह से बराबरी के नहीं रहे। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, सबसे बड़ा निर्यातक है। दूसरी ओर रूस पश्चिमी प्रतिबंधों और सीमित बाजारों के कारण पहले की तुलना में चीन पर अधिक निर्भर हो गया। और इसी संदर्भ में ये रिपोर्ट कहती है कि जो पुतिन कभी सी जिनपिंग के लिए एक मजबूत नेतृत्व के उदाहरण थे, आज वह इस साझेदारी में अपेक्षाकृत जूनियर पार्टनर की स्थिति में दिखाई देते हैं। लेकिन यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह वॉल स्ट्रीट जर्नल का विश्लेषण है, ना कि चीन या रूस का आधिकारिक बयान। साथियों, इस पूरे वॉल स्ट्रीट जर्नल में कहते कहते यह भी कह दिया गया है कि आज रशिया की कंडीशन पाकिस्तान जैसी होने वाली है। यह सबसे बड़ा विवादित सवाल है। कुछ पश्चिमी विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि रूस की आर्थिक निर्भरता इसी तरह से चाइना के ऊपर बढ़ती रही तो चीन के लिए वो वैसा रणनीतिक साझेदार बन सकता है जैसा आज पाकिस्तान माना जाता है। लेकिन इस तुलना में भी सीमाएं हैं। आप समझिए किस प्रकार से पाकिस्तान चाइना के ऊपर डिपेंड है पूरी तरह से। क्या रशिया भी जो है वो चाइना की तरह हो जाएगा? क्या रशिया और पाकिस्तान जो है वो बराबर हो जाएंगे? लेकिन इस की ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, दुनिया के सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों में से एक है, उसके पास विशाल प्राकृतिक संसाधन है। इसलिए रूस और पाकिस्तान की सीधी तुलना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं माने जा सकती। हाँ, इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की आर्थिक निर्भरता चीन के ऊपर बढ़ चुकी है, लेकिन इसका मतलब पाकिस्तान के साथ तुलना करना ये थोड़ा सा जो है वो पच नहीं रहा। ठीक, यानी कि पूरी बहस जो है वो इस पर अगर हम बात करें तो ये सही नहीं है। अब चीन ने पावर ऑफ साइबेरिया 2 पर सहमति क्यों नहीं दी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जो कि रशिया से बीजिंग
की तरफ, जो यामल से बीजिंग की तरफ था, और इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक पहलू भी इसे समझना। साथियों, जियो पॉलिटिक्स में किसी भी रिश्ते की असली ताकत बयान से नहीं बल्कि नेगोशिएटिंग टेबल पर दिखाई देती है। नेगोशिएशन कैसा हो रहा है? यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी यूरोप के खोए हुए गैस बाजार का विकल्प ढूंढना। इसी आवश्यकता में पावर ऑफ साइबेरिया 2 परियोजना सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बन गया। इस प्रस्तावित पाइपलाइन के माध्यम से रूस जो है वो हर साल, अगर हम बात करें तो रूस हर साल लगभग 50 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस मंगोलिया के रास्ते चीन भेजना चाहता। सरल शब्दों में कहें तो गैस पहले यूरोप के लिए था, अब उसका बड़ा संभावित खरीदार चीन बन रहा। लेकिन कहानी यहीं बदल जाती है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार चीन ने अभी तक इस परियोजना को अंतिम मंजूरी नहीं दी। कारण केवल तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। बीजिंग जानता है कि इस समय इस सौदे की आवश्यकता रूस को चीन से कहीं अधिक है, इसलिए चीन गैस की कीमत, दीर्घकालिक आपूर्ति और भुगतान व्यवस्था जैसे मुद्दे पर अपने लिए अधिक अनुकूल शर्तें चाहता है। और यही अंतर है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक लेवरेज में आज रूस को चीन के बाजार की आवश्यकता है, जबकि चीन के पास रूस के अलावा मध्य एशिया, एलएनजी और अन्य ऊर्जा स्रोत के विकल्प मौजूद हैं। यानी इस बात में नेगोशिएटिंग पावर स्पष्ट रूप से चीन के पक्ष में दिखाई दे रहा है। तो क्या चीन सचमुच पोस्ट पुतिन रशिया की तैयारी कर रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर भी हमें ध्यान रखना है। साथियों, क्या चीन को लगता है कि व्लादिमीर पुतिन का राजनीतिक भविष्य अब समाप्त होने वाला है? क्या सन 2026 के नवंबर दिसंबर तक जाते जाते राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रशिया से टाटा बाय बाय करने वाले हैं? सचो इसका कोई सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। न चीन के आधिकारिक रूप से ऐसा कहा है, न रसिया ने संभावित सत्ता परिवर्तन का कोई संकेत दिया है। लेकिन द वॉल स्ट्रीट जर्नल का जब दावा कहा जा रहा है कि बीजिंग अब अपने रणनीति केवल पुतिन तक सीमित नहीं रख रहा है, वह रूस के वरिष्ठ अधिकारियों, सुरक्षा प्रतिष्ठान और भविष्य के प्रभावशाली भूमिका निभा सकने वाले सत्ता केंद्रों के साथ अपने संपर्क को बढ़ा रहा है। यानी चीन किसी सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी कर तो नहीं रहा है, बल्कि स्ट्रेटेजिक हेजिंग कर रहा है। और ऐसी नीति जिसमें किसी भी संभावित राजनीतिक परिवर्तन की स्थिति में राष्ट्रीय हित सुरक्षित रखा जा सके। और यही महाशक्तियों की कार्यशैली होती है। वे केवल वर्तमान नेतृत्व के साथ नहीं बल्कि संभावित भविष्य के नेतृत्व के साथ भी संवाद बनाए रखते हैं। जहां तक पुतिन की बात है तो पिछले एक दशक में कई बार उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठाए हैं। चाहे 2014 का प्रतिबंध हो, चाहे कोविड महामारी हो, चाहे यूक्रेन युद्ध हो, हर संकट के बावजूद उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। इसलिए कहना कि पुतिन जल्द सत्ता छोड़ देंगे यह तथ्य नहीं, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि पहली बार ऐसा संकेत मिल रहा है कि चीन अपने रूसी नीति में पोस्ट पुतिन कंटिजेंसी प्लानिंग भी शामिल कर रहा है। और यही वॉल स्ट्रीट जर्नल की पूरी रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बात है। साथियों, अगर पुतिन का युग समाप्त होता है तो इसका असर किस पर पड़ेगा? अगर भविष्य में रूस के नेतृत्व में बदलाव होता है तो इसका प्रभाव केवल मॉस्को तक सीमित नहीं होगा, इसका असर भारत, चीन, यूरोप और पूरे एशिया के रणनीतिक व्यवस्था पर पड़ेगा। भारत रूस संबंध किसी एक नेता पर आधारित नहीं है। बात हम रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, सुरक्षा ऊर्जा, संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें तो इन सभी मंचों पर दोनों देशों की साझेदारी दशकों पुरानी और संस्थागत है। इसलिए नेतृत्व परिवर्तन की जब बात हो रही है तो भारत रूस संबंध समाप्त तो नहीं होंगे, लेकिन यदि भविष्य में रूसी नेतृत्व चीन के प्रभाव में अधिक आ जाता है तो भारत के लिए रणनीतिक संतुलन बनाए रखना पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर रक्षा सहयोग और यूरेशियन भू राजनीति के संदर्भ में। अब बात अगर हम नेपाल की करें तो नेपाल का रूस से सीधा आर्थिक संबंध सीमित है, लेकिन चीन में उसका आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है। यदि रूस और अधिक चीन केंद्रित होता है तो एशिया में चीन का रणनीतिक प्रभाव और ज्यादा मजबूत होगा, जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपाल सहित पूरे दक्षिण एशिया पे पड़ सकता है। यानी यह केवल रूस की कहानी नहीं बल्कि पूरे एशियाई शक्ति संतुलन की कहानी है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। साथियों, क्या चीन एशिया की निर्विवाद महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। साथियों, आर्थिक दृष्टि से चीन पहले ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वैश्विक इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में भी उसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। यदि रूस की आर्थिक निर्भरता चीन पर और बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से बीजिंग की रणनीतिक स्थिति और मजबूत होगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि चीन के सामने कोई चुनौती नहीं है। अमेरिका, भारत, जापान, यूरोपीय देश और इंडो पैसिफिक में उभर रहे नए रणनीतिक गठबंधन चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए निकट भविष्य में विश्व व्यवस्था में मल्टीपोलर बनने रहने की संभावना अधिक दिखाई देती है, ना कि किसी एक शक्ति में पूर्ण वर्चस्व। इस पूरी चर्चा के तीन निष्कर्ष निकलते हैं।
पहला द वॉल स्ट्रीट का दावा कि चीन केवल वर्तमान रूस नहीं बल्कि संभावित पोस्ट पुतिन रशिया के लिए भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। दूसरा, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की आर्थिक निर्भरता चीन पर पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से बढ़ी है, जिससे दोनों देशों के संबंधों का शक्ति संतुलन बदलता हुआ दिख रहा है। और तीसरा, आज ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है जिससे व्लादिमीर पुतिन का राजनीतिक युग समाप्त होने वाला है, इस बात को हम कह सके। लेकिन हर महाशक्ति संभावित भविष्य के लिए पहले से तैयारी करती है और यदि रिपोर्ट सही है तो चीन भी वही कर रहा है। अंततः साथियों, जियोपॉलिटिक्स में स्थायी मित्र नहीं होते, केवल स्थायी राष्ट्रीय हित होते हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न आपके लिए है, क्या रूस वास्तव में चीन का जूनियर पार्टनर बनता दिख रहा है? क्या पश्चिमी रणनीतिक नैरेटिव का यह हिस्सा है? आपके जो भी विचार है वो कमेंट के माध्यम से हमें लिखकर भेज दीजिए। और कैसा लगा सेशन ये भी आप अपने फीडबैक में लिखिए। साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।